हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर में आप कल जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एम्ब्रियो जो है वो एक एनिमल्स में डेवलप होता है, तो मैंने आपको ह्यूमंस में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। पर उस प्रोसेस के बारे में क्या, जहाँ पे जंतु जो हैं वो क्या करते हैं, सजीव प्रजनक नहीं होते, मतलब अपने जैसे जंतुओं को वो जन्म नहीं देते हैं। वो अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं वो किस तरह से उनमें ग्रो करते हैं, मतलब अंडे से किस तरह से बच्चा निकलता है। तो जैसे हम अगर मुर्गियों की बात करें तो चूजा कैसे निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन हेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द एग travels through the oviduct, it gets covered with the various protective layers. उसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है, इंक्लूडिंग द शेल। उसमें शेल भी पाया जाता है। ठीक है। द hen lays eggs and it takes around 3 weeks for the embryo to develop into a chick. यानी कि जो एग है वो लगभग 3 हफ्ते लगते हैं एग से फिर चिक के डेवलपमेंट में, यानी कि चूजे के विकास में। तो किस तरह से समझ में आया आपको कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी अंडे देती है तो 3 हफ्ते के बाद उससे चूजा निकल सकता है। यानी कि उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है उसके डेवलपमेंट का, वो कितना है, 3 वीक्स का टाइम पीरियड। कितना है, 3 वीक्स का। और डेवलपमेंट का टाइम पीरियड ह्यूमंस में जब हमने बात करी थी तो वो कितने का था, 9 मंथ्स का था, यानी 9 माह लगते हैं बच्चे के बनने में। और इसी तरह से मुर्गी का बच्चा क्या हुआ, चूजा चिक्स, तो उनको बनने में 3 वीक्स का टाइम लगता है। तो मुर्गी में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, ही तो बच्चों को जन्म नहीं देती है ना। मुर्गी के बच्चे कैसे होते हैं वो आपको जानना है। तो आप सभी जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। मुर्गी में क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है ना। तो चूजे कैसे जन्म लेते होंगे ये आपको पता लगाना है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप सबको पता है, मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन की बात होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल्स बॉडी, यानी कि मुर्गी के शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद उसके शरीर के अंदर ही अंडे का डेवलपमेंट होता है। तो निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में लगातार क्या होता है, विभाजन होता रहता है, यानी कि क्लीवेज होता है। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से, इस तरह से क्लीवेज होता रहता है। और उसी के साथ साथ वो ओविडक्ट में ट्रेवल करते हैं एग्स, और उस पर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स भी बनने लगती हैं धीरे धीरे। किसकी सेफ्टी के लिए, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी सेफ्टी के लिए। तो अंडा सभी बच्चे खाते हैं। तो आपने देखा होगा एग के ऊपर शेल जैसी एक कवरिंग होती है या कठोर परत होती है। वो क्यों होती है, उसके अंदर जो चूजा बनने वाला है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। तो जब उस शेल की कवरिंग जो है वो ठीक तरीके से कंप्लीट, मतलब कठोर बन जाती है, तब उसके बाद मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है ना। तो उस पर ये कौन सी, ये सुरक्षा परत के रूप में काम करता है। वो जो शेल होता है अंडे के ऊपर, वो उसकी सुरक्षा परत के रूप में काम करता है। तो मुर्गी के अंडे पर जो दिखाई पड़ने वाला कठोर कवच है, ये एक ऐसी ही सुरक्षित परत है जिस परत के अंदर मुर्गी का जो चूजा है वो डेवलप कर रहा है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के, एम्ब्रियो की सुरक्षा के लिए ये परत जो है होती है। तो कठोर कवच के जब पूर्ण रूप से बन जाता है उसके बाद ही मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है। और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 वीक्स का टाइम लगता है। द hen lays eggs and it takes around 3 weeks for the embryo to develop into a chick. इतना समझ में आया आप लोगों को कि एक
मुर्गी अंडा जब देती है उसके बाद लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगता है उसको क्या बनने में, चूजा की तरह डेवलप होने में। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन हेंस सिटिंग ऑन देयर एग्स। अब आप सभी ने देखा होगा कि जब मुर्गी अंडे दे लेती है तो अंडे देने के बाद वो क्या करती है, अपने अंडों के ऊपर अपने पंखों को फुला करके बैठती है। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है अपने एग्स का, ताकि उसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हो सके और सही समय में अंडा जो है वो चूजे में बदल सके। अ हेन डज दिस, क्यों करती है वो ऐसा? अ हेन डज दिस टू कीप द एग्स वार्म एंड टू मेंटेन अ प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द एग। अब आपको ये समझ में आया कि मुर्गी जो है अंडों के ऊपर क्यों बैठती है। उसका कारण क्या है कि वो अपने अंडों को उनकी सेफ्टी के लिए टेम्परेचर प्रदान करती है, ऊष्मा देती है, ताकि जो उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ठीक तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है, तो जब इस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी 3 हफ्ते की अवधि में होता है, और उसके बाद जब चूजा, जिसको चिक कहते हैं, वो पूर्ण रूप से जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद कवच जो है, यानी कि जो एग का शेल है, वो अपने आप ही फूटता है। प्रस्फुटन के बाद फिर वो चूजा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में अगर भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता होगा ना, और रहता है, तो ये हम बात करेंगे किसकी, एग्स में, फ्रॉग्स में किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। डू यू नो दैट द हार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो, अब अगर जो एम्ब्रियो है यानी कि भ्रूण है, उसका जो हार्ट बीट है वो केवल 23 डेज लगते हैं। 23 डेज पुराना अगर एम्ब्रियो है तो उसमें सबसे पहले अगर ये पूछा जाए, ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए है कि अगर चाहे माँ के गर्भ में चाहे किसी भी जीव में जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऐसा है जिसको मशीनें कैच कर सकती हैं, वो डेवलपमेंट ऐसा है कि वो उसमें सबसे पहले क्या आएगी, हार्ट बीट आएगी। किसी माँ के गर्भ में भी अगर किसी शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, मशीनें जिनको कैच कर सकती हैं वो है हार्ट बीट। बच्चे के 23 डेज का ओल्ड एम्ब्रियो है तो उसके अंदर हार्ट बीट सबसे पहले आ जाती है, और वो आप डॉक्टर्स उसको मशीन लगा के नाप सकते हैं। अगर हार्ट बीट आ गई है तो मतलब डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे। तो जिस तरह से हमने आपने मनुष्यों में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे 9 माह की गर्भावस्था के बाद शिशु का जन्म हो जाता है, उसके बारे में जाना। आपने मुर्गी में चूजे का डेवलपमेंट कैसे होता है और किस तरह से चूजा 3 हफ्ते का टाइम ले करके फिर वो अंडा फूट करके चूजा बाहर निकल आता है, वो आपने जाना। अब इन दोनों प्रकार में क्या हो रहा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल्स बॉडी। अब जब हम बाह्य निषेचन वाले जंतुओं की बात करते हैं, जैसे हमने जब पढ़ा था कि बाह्य निषेचन किसमें होता है, फ्रॉग्स में। फ्रॉग्स में बाह्य निषेचन होता है, इसमें जो जंतु हैं वो सैकड़ों अंडे भी देते हैं और उसी समय पे फीमेल और मेल गैमीट्स दोनों पानी में छोड़े जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी के अंदर। तो वहां पे पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो डेवलपमेंट भी बाहर ही होता है। फीमेल बॉडी के अंदर अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डेवलपमेंट भी मादा शरीर के बाहर भी होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो उनके एग्स के अंदर ही डेवलप करता रहता है, और उसके बाद फिर आपको बहुत सारे तालाब में आपको मेढक के टैडपोल, छोटे छोटे, मतलब ये कह सकते हैं कि शिशु मेंढक कह सकते हैं, या टैडपोल आपको बहुत सारे तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम आगे आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझा दूंगी। अब हम जानते हैं कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, यानी कि जरायुज और अंड प्रजक जंतु। जरायुज या जिसको सजीव प्रजक भी कहते हैं, और अंड प्रजक मतलब
उन एनिमल्स के बारे में जानना है कि जो अपने जैसे ही जंतुओं को जन्म देते हैं, या वो फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे से फिर उनके जैसे जंतु डेवलप होते हैं। तो आप सबने जाना कि कुछ जंतु जो हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें यदि, तो माता पिता के जैसे ही संतानें होती हैं। सेम एज इट इज नहीं होगी, अपने बिल्कुल फादर या मदर की क्लोन कॉपी नहीं होगी, लेकिन एक जैसी होगी। मतलब 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे, 2 आंखें होंगी, कान होगा, मुंह होगा, जीभ होगा, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जैसे माता पिता का होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों का भी होगा। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, अगर लड़की है तो माता की तरह होगी, अगर पिताजी के जैसा है तो लड़का होगा, है ना। छोटा, उसी के जैसे छोटा शरीर होगा, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता होगा। तो अगर आपने कभी चिड़ियाघर घूमने गए हैं आप, तो आप लिस्ट बनाइए ऐसे एनिमल्स की, 2 ग्रुप्स बनाइए और उसमें देखिए कि उनके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे लिस्ट बनाइए कि कौन से जंतु ऐसे हैं जो एग्स, अंडे देने वाले हैं। लिस्ट द एनिमल्स लेइंग एग्स एंड द एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस। आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से जंतु ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो अपने ही जैसे समान शिशुओं को जन्म देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जैसे डक्स, पिजन्स यानी कि कबूतर हैं, बत्तखें हैं, और क्रोकोडाइल्स, इवन क्रोकोडाइल्स भी वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे आपका शेरों में और टाइगर्स में, इसमें सब में क्या होता है, तो लाइनेस है और टाइग्रेस है, शेरनी, और टाइग्रेस यानी कि फीमेल टाइगर जो है वो यंग वंस को बर्थ देती है। बट व्हाट आर दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कॉल्ड? इनको क्या कहते हैं? जो 2 ग्रुप बताए गए कि कुछ ऐसा ग्रुप है जो अपने जैसे जंतु को जन्म देता है और कुछ ऐसा ग्रुप के एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो एनिमल्स which lay eggs outside their bodies are known as oviparous animals. वो जंतु जो अपने शरीर से बाहर अंडे देते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं, यानी अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। और वो जंतु जो अब सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, अपने ही समान छोटे आकार के शिशु को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु, या उन्हीं को आप विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स which give birth to young ones are known as viviparous animals. तो अगर इसको लर्न करना है तो जरायुज को आप विविपेरस एनिमल्स कह सकते हैं और आप अंड प्रजक जंतु को ओविपेरस एनिमल्स कह सकते हैं। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, डॉग्स एंड ह्यूमंस बिलोंग टू दिस ग्रुप। कौन से? विविपेरस यानी कि जरायुज। जरायुज जंतु कौन से होते हैं? जो अपने ही जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो कुछ मैमल्स यानी कि कुछ स्तनधारी जंतु भी ऐसे हैं जो ओविपेरस होते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे जंतु जो मैमल्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अंड प्रजक हैं। दे ले एग्स विच डेवलप इनटू यंग वंस। वो अंडे देते हैं और वो अंडे ही फिर धीरे धीरे यंग वंस में डेवलप करते हैं या छोटे शिशु में डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में मैं बता दूंगी कि किस तरह से फ्रॉग जो है वो उसका लाइफ साइकिल होता है। अब आपने ये जान लिया कि अंड प्रजक जंतु किसे कहते हैं, जरायुज जंतु किसे कहते हैं। तो मेढक है, छिपकली है, तितली है, या मुर्गी है, या कौवा है। आप किसी अन्य पक्षी के अंडों को अगर देखिए, कोशिश करिए और उनके आप सब पहचान जाएंगे कि ये अलग अलग जंतुओं के अंडे हैं। ठीक है, कुछ जंतुओं के अंडों का जो देखभाल करना है उसको देखना आसान है ना, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। लेकिन आप गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनके अंडों को एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फीमेल बॉडी के बाहर
नहीं आते हैं। इनमें जो है माँ क्या करती है, पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है ना। तो अब आपको क्या करना है, 2 लिस्ट बनानी है, विविपेरस एनिमल्स की और ओविपेरस एनिमल्स की, और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं, छोटे बच्चे से बड़े कैसे बनते हैं, तो नवजात जिसको कहते हैं, एकदम यंग वन, बिल्कुल तुरंत का हुआ शिशु जो है वो नवजात कहलाता है। तो नवजात जन्मे प्राणी या फिर अंडे से तुरंत का निकला हुआ प्राणी, ये तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते तब तक वो क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो कुछ जंतुओं में नवजात जंतु जो हैं वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, थोड़ा सा अलग। कैसे, अब हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस नाम की एक प्रक्रिया है। द एनिमल्स सच एज हेंस, लायंस एंड ह्यूमंस प्रोड्यूस यंग वंस that resemble their parents, but do you know that a few organisms produce young ones that do not resemble their parents. अब हम जानेंगे एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरह से मेढक जो है वो ग्रो करता है ना। तो स्टेजेस देखेंगे। यहाँ पर 1 ऑप्शन पे क्या है, ये है मेढक के अंडे। ठीक है, ये क्या है, ये एक वयस्क मेढक है ना, एक एडल्ट मेढक है। मेढक का जीवन चक्र अगर हम देख रहे हैं तो ये एक एडल्ट मेढक है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मेढक ने अंडे दिए। ठीक है, अंडे फिर किस में चेंज हो जाते हैं, अंडे चेंज हो जाते हैं टैडपोल में, है ना। तो ये शुरुआत का टैडपोल है, जो बिल्कुल शुरुआत में किस तरीके का डेवलप दिखाई पड़ता है, वो इस तरीके की, इसमें पूंछ भी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूंछ जो है क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके बाद का टैडपोल किस तरीके का दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा, वो ऑप्शन नंबर 3 में कुछ इस तरीके का स्टेज दिखाई पड़ता है, जब उसमें पूंछ जो है वो धीरे धीरे गायब होती रहती है। उसके बाद फिर वो डेवलप होकर के धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वो एडल्ट मेढक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो जंतु हैं उनमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम मेढक की बात कर रहे हैं, तो मेढक में जो टैडपोल है वो एडल्ट मेढक से डिफरेंट है। जो टैडपोल है वो आपका छोटे मेंढक के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, उसका वो दूसरी तरीके का दिखाई पड़ता है। आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेंढक दूसरे तरीके का दिखाई पड़ रहा है और जो पहला स्टेज है टैडपोल का वो दूसरे तरीके का दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से अगर आप रेशम के कीट की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो पहले मेढक का जीवन चक्र हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेढक जो है वो पानी में, इसमें क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि मादा शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या हुआ, एग्स देती है और उसके बाद फिर यहाँ पे फीमेल फ्रॉग क्या करती है, एग्स देती है और मेल फ्रॉग का स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज करता है एग्स को, फिर क्या बनता है, टैडपोल। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गई टैडपोल की। उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेज में आया, यानी कि डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है लगातार। डेवलपिंग टैडपोल कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर उसका जीवन चक्र पूरा होता है, वो फिर वयस्क मेढक में बदल जाता है और फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है, एग्स आर द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, यानी कि मेढक के जीवन काल में एग्स जो हैं वो सबसे पहला स्टेज मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेज आएगा वो है टैडपोल का। एग्स ऑफ फ्रॉग्स हैच टू प्रोड्यूस द लार्वल स्टेज ऑफ द फ्रॉग नोन एज द टैडपोल, यानी कि जो मेढक का लार्वल स्टेज है वो क्या कहलाता है, टैडपोल कहलाता है। ठीक है, जो लार्वल स्टेज है मेढक का वो क्या कहलाता है, टैडपोल कहलाता है। द टैडपोल हैज अ टेल, टैडपोल में क्या होती है, एक पूंछ होती है, एंड फिन्स, जैसे मछलियों में छोटे छोटे पंख होते हैं उसी तरह से, पंख तो नहीं कह सकते, उनके तैरने में सहायता करने वाले अंग होते हैं फिन्स। उसी तरह से टैडपोल में भी अंग होते हैं जो तैरने में उनको सहायता करते हैं, which helps it to swim in water. The tadpole also has gills. टैडपोल में गिल्स भी पाए जाते हैं which aid it in breathing under water, जो पानी के अंदर उसको सांस लेने में भी सहायता करते रहते हैं।
तो एडल्ट, उसके बाद फिर स्थिति आती है एडल्ट की। ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज द टैडपोल ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग एंड लॉसेज इट्स टेल एंड फिन्स। तो अब जब वो चेंज होता है धीरे धीरे एडल्ट में, तो उसमें जो टेल पाई जाती है वो और जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एडल्ट मेंढक बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टैडपोल टू एन एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ये प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, या इसी को कायांतरण भी कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ जो टैडपोल का वयस्क मेंढक में रूपांतरण जो है वो क्या कहलाता है, कायांतरण, यानी काया का परिवर्तन। काया का मतलब शरीर, यानी मेंढक के शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, और इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के परिवर्तन आते जाते हैं, है। तो क्या आपको लगता है कि मनुष्यों में भी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती होगी, कायांतरण की प्रक्रिया होती होगी? तो मनुष्यों में जन्म के समय से ही जो नवजात शिशु हैं उसमें वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं पहले से ही, उसमें कोई इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती, केवल डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है। तो आपने मेढक के लाइफ साइकिल के बारे में जान लिया। अब आपको जानना है कि रेशम का कीड़ा जो होता है, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में भी आपको जानना है, सिल्क वर्म के जीवन चक्र के बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका जो है वो भी बताया जाएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म, अगर मेढक के जीवन काल में कुछ परिवर्तन है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैप्टर में कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दें, तो मैं आपका सिल्क वर्म वाले जीवन चक्र पे आगे बढ़ जाऊंगी। हाँ बच्चों, GGIC बारकोड, GGIC बारकोड के बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। आपने हाथ ऊपर किया है बच्चों कि आपको समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि फर्स्ट स्टेज जो है फ्रॉग के, मेढक के जीवन काल का जो पहला स्टेज है वो कौन सा होता है? GGIC बारकोड, क्या नाम है बेटा आपका? कर दिया मैम। दिव्यांशी मैम। दिव्यांशी, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैम। जो पढ़ाया जा रहा है बेटा वो समझ में आ रहा है ठीक से आपको? यस मैम। अच्छा, चैप्टर में कहीं कोई कंफ्यूजन रह गई किसी कॉन्सेप्ट में, या सब कुछ एकदम क्लियर है? मतलब जो चीजें पढ़ाई गई वो सारी समझ में आई आपको? यस मैम। अच्छा, तो कुछ सवाल पूछूं? यस मैम कह दिया मतलब आपको सब आ गया। पूछूं? अच्छा बताओ, मनुष्यों में मेल गैमीट्स का क्या नाम है? स्प्रेम। नहीं, स्पेलिंग लिखिए, SPERM, उसको बोलते हैं स्पर्म। हाँ, स्प्रिंग नहीं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत था, समझ तो गए थे आप। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु कहते हैं, ठीक है? शुक्राणु। देखो ध्यान रखेंगे, जब आप चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो किस तरह से उसको बोलना है और उसकी क्या स्पेलिंग है। इंग्लिश में स्पेलिंग का बहुत मायने है। अगर आपने SPERM की जगह पे SPRING लिख दिया तो आपको हो सकता है दिमाग में चीज सही आ रही हो, लेकिन जब आपने कॉपी में लिखा है तो आपके जो टीचर हैं वो तो आपकी कॉपी को चेक करेंगे ना। तो जब कॉपी को चेक करेंगे उसमें स्पेलिंग गलत है तो मतलब आपका नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसलिए पढ़ते समय स्पेलिंग्स पे भी विशेष ध्यान देना जरूरी है ना। कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कंफ्यूजन है तो आप बिना झिझक मैम से पूछ सकते हैं।
है ना, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही हूँ यहाँ पर। तो आप कोई भी कंफ्यूजन होने पर, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे ये समस्या हो रही है। अगर टाइम होगा तो सेम क्लास में, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को एकदम सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब कोई दूसरा बच्चा मुझे बताए कि फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एग मैम। एग होती है, ठीक है। और सेकंड स्टेज क्या होती है? टैडपोल मैम। टैडपोल सांस कैसे लेता है? टैडपोल कहाँ होता है, जमीन पे या पानी के अंदर? पानी पे मैम। पानी पे, पानी के अंदर होता है ना? पानी की सतह पे या पानी के अंदर? सांस कैसे लेता होगा? गिल्स से मैम। गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मेंढक कैसा है, एक एम्फीबियन प्राणी है, उभयचर। तो उसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और फेफड़े भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो जमीन पे भी, टैडपोल जब मेंढक बन जाएगा तो वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में सांस लेने के उसके पास क्या होते हैं, गिल्स नाम के अंग होते हैं, ठीक है। तैरने के लिए उसके पास कौन सा अंग होता है? टैडपोल के पास तैरने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? फिन्स प्रेजेंट होते हैं ना? क्या होते हैं? टेल होता है मैम। FINS, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के बच्चों जो बुक आप पढ़ रहे हैं साइंस में, वो हिंदी में है या इंग्लिश में? आपके पास जो किताब है साइंस की, वो हिंदी में है या इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश में है मैम। इंग्लिश में है। बेटा उसको रीड किया करो, है ना, उसको रीड किया करो। आपको शब्दों का सही उच्चारण सीखना होगा। अगर आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं करेंगे, स्पेलिंग नहीं लर्न करेंगे, तो आपके माइंड में छोटे से ही अगर गलत शब्द बैठ गया तो फिर वो बाद में करेक्ट होना मुश्किल होता है ना। तो आप क्या करिए, रीडिंग किया करिए। अपने घर में कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कई बार घर में रीडिंग करने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं, है ना। जैसे दिव्यांशी ने आंसर सही करा था, लेकिन उसका भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण गलत था, है ना। जान गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर स्पेलिंग में और उच्चारण में आपको परेशानी है। सही कह रही हूं मैं? हाँ, तो आप लोग रीडिंग पे थोड़ा सा जोर लगाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। कोई परेशानी होने पर मुझसे आप बिना झिझक पूछा करो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैं कर ही दूंगी, ठीक। कोई सवाल है आप लोगों का? नो मैम। बच्चों सवाल पूछना चाहिए विज्ञान की क्लास में। क्या इतना अच्छा कोई पढ़ाता है कि सवाल ही नहीं है कोई? सब समझ में आ गया एकदम। टीचर तो कितना भी पढ़ाए, बच्चों के दिमाग में सवाल आना चाहिए। ध्यान से पढ़ा करो, और समझ में ना आए तो सवाल आए मन में तो पूछना चाहिए आपको, हैंड रेज करके आप पूछा करो कि मैम यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास को अच्छे से पढ़ा करिए, आप लोग मन लगा के पढ़ा करिए। और साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि आप 8th क्लास में जो पढ़ रहे हैं आपको 12th क्लास तक वही पढ़ना है ना। पहले थोड़ा बताया जाएगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बताया जाएगा, फिर और गहराई में जाके और ज्यादा बता दिया जाएगा, है ना। जैसे रिप्रोडक्शन आपका 8th में है, फिर उसके बाद 9th 10th में भी है ब्रीफ में, और 11th 12th में भी है, इवन 12th क्लास में भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ना। तो क्या होगा, थोड़ा कम बताया जाएगा, फिर उससे ज्यादा ज्यादा करते करते पूरा बता दिया जाएगा। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो, सब खुश रहो। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। तो आप लोग का अगर एकदम क्लियर हो गया है तो क्या मैं सिल्क वर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आगे बढ़ जाऊं? अभी भी बहुत सारे स्कूल्स जुड़े हुए हैं बड़कोट के अलावा भी, तो अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाइफ साइकिल एक दिन में पढ़ा दूंगी तो शायद आपका मिक्स हो जाएगा, भूल सकते हैं आप, या एक का दूसरे में दूसरे का पहले में ना लगा दो कहीं। कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए आज।
सवाल पूछो बच्चों, मैं तो सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर रही हूँ कि सवाल आपको पूछना ही चाहिए साइंस की क्लास में, क्योंकि आपको पता है जब ओरल्स वाला एग्जाम होता है ना, वाइवा जिसको बोलते हैं, उसमें सवाल पूछता है टीचर, तो आपको जवाब देना होता है। आपको ओरल कहानी की तरह सब कुछ रटा होना चाहिए एकदम, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूछो पूछो बच्चों पूछो। बड़कोट के बच्चे कुछ और बात करना चाह रहे हैं आप लोग? यस मैम। बताओ बेटा। मैम मेटामॉर्फोसिस एक बार फिर से समझाइए मैम। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस एक बार फिर से समझाऊं। मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे टैडपोल था, मैं एकदम साधारण भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे टैडपोल था, तो टैडपोल में कुछ स्पेसिफिक अंग जो थे, कुछ विशेष अंगों में कुछ चेंजेस आए, है ना, कुछ चेंज आए। जैसे टैडपोल में क्या क्या था? टैडपोल में पूंछ थी, टेल था, है ना। उसके बाद टैडपोल में क्या थे? फिन्स थे। तो चेंज आया, परिवर्तन होने के बाद उसकी काया में जो रूपांतरण हो गया, यानी कि उसके शरीर में जो चेंज आ गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, है ना। मनुष्यों के शरीर में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टैडपोल टू एन एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, यानी टैडपोल से वयस्क मेढक के बनने की प्रक्रिया के बीच में जो चेंज आता है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इसको हिंदी में कायांतरण कहते हैं, यानी कि काया का रूपांतरण, उसके शरीर में जो चेंज आया वो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस मैम। चलो, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ा करिए। आज की क्लास का टाइम अब खत्म हो चुका है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मेढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा। बच्चों ने सवाल पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज की क्लास से आपने ये जाना कि आपकी जो उच्चारण है शब्दों के, उन पर आपको ध्यान देना है। उसके लिए आपको अपनी साइंस की बुक को कई बार रीड करने की प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।